दोस्तों, आज के दौर में जो सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या है समय की, टाइम की। आप बहुत सारे कामों को अवॉइड करके अपना कीमती समय बचाना चाहते हैं। दिन के 24 घंटे आपके पास होते हैं, लेकिन आपकी कोशिश ये रहती है कि आप ज्यादा से ज्यादा समय को सकारात्मक कार्यों में लगाकर अपने भविष्य के लिए कुछ अच्छा करें। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो आपकी सारी समय की बचत का कबाड़ा कर देती हैं। उसी में से कुछ एक चीजें हैं जिनके बारे में आज आपको बताऊंगा। मेरे एक जानकार हैं, वो पूरे जीवन भर उन्होंने अपने रिश्ते नाते जितने भी जान पहचाने के लोग बहुत कम बात की। उनका कहना था कि समय बहुत बहुमूल्य होता है। लेकिन एक दिन अचानक राह चलते उनकी कार किसी व्यक्ति की कार से टकरा गई, थोड़ी कहासुनी हो गई। वो ये बोल के चले आए कि आप जैसे लोगों को कार रखनी नहीं चाहिए, जिनको जरा सी चोट लग जाने पर इतना गुस्सा आता है, वो अगर कार की इंश्योरेंस होती है, इंश्योरेंस कंपनी आराम से पैसा दे देगी। उनको पता नहीं था कि उनके मुंह से निकली हुई छोटी सी बात उनके जीवन के 2-4 साल बर्बाद कर देगी। हुआ ये कि उन साहब ने उनकी कार का नंबर नोट करके अपनी जान पहचान के, मतलब उनकी जात के कोई अधिकारी होंगे, आरटीओ में उनसे नंबर के साथ एड्रेस निकलवा के उनके खिलाफ एफआईआर कर दी। एफआईआर भी हुई एससी एक्ट के अंतर्गत। साहब को बुलाया गया, दलीलें हुई, वकीलें हुई। अब चूंकि इसमें एविडेंस ऐसी कोई चीज थी नहीं, फिर भी सिर्फ उनके उस व्यक्ति के कहने पर उनको 4 साल बिना मतलब में अपने जीवन के कोर्ट कचहरी के चक्कर में बर्बाद होने पड़े। तो मेरा ये कहना है कि आप कोशिश ये करिए कि अपने आप को सुरक्षित रखिएगा, क्योंकि आप रख सकते हैं, आप रहेंगे या नहीं रहेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। फिलहाल में मेरे मन में आया अभी 2-3 घटनाओं को देख करके, एक मैं वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पर, तो उसमें एक व्यक्ति वीडियो बना रहा था, ब्राह्मण को खुलेआम गाली दे रहा था, उकसा रहा था उसको कि तू मुझे ये बोल के दिखा, तू मुझे ये बोल के दिखा। पूरी तरह से उसमें दिख रहा था कि उकसा रहा था, लेकिन उस ब्राह्मण की उम्र भी 60 साल होगी, लेकिन बेचारा वो कुछ नहीं बोला, अपमान का घूंट पी के रह गया। संविधान का मतलब ये नहीं है कि एक को पूरे अधिकार है और दूसरे को अपमान सहने की मजबूरी है। आखिर कब तक ऐसा चलेगा? कभी तो रेवोल्यूशन आ जाएगा। दूसरी घटना हुई है अभी एक जगह, जहाँ स्कूल की प्रिंसिपल ने कुछ फीस वीस को लेकर किसी पेरेंट से कुछ कह दिया था। उनको पता था या नहीं पता था, जो भी हो, लेकिन उनके खिलाफ भी एसटी के अंतर्गत कार्रवाई हो गई। स्कूल बंद करने की बात चल रही है, जहाँ स्कूल में हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं है। एक पेरेंट को शिकायत हुई और स्कूल बंद करने की बात हो गई। आप सोचिए ये न्याय व्यवस्था की कितनी कठिन परीक्षा है कि आप किसी एक को इतना महत्व दे रहे हैं कि उसके आगे बाकी सारे लोग महत्वहीन है। इतना सम्मान तो भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति को नहीं मिलता जितना इनको मिल रहा है। और उनका कहना यह है कि मनुस्मृति में ब्राह्मणों को बहुत सम्मान मिलता था। आप सोच के देखिए, आज के 100-200 साल के बाद जब ये इनके अधिकारों के ऊपर विवेचना होगी, तो क्या लोग उस समय ये नहीं सोचेंगे कि ये इनको कितने विशेषाधिकार मिले थे, कि कोई इनकी जाति के नाम से अगर पुकार दे तो उसको दंड होता था। इनको आयु में छूट मिल रही है, इनको मार्क्स में छूट मिल रही है, इनको फीस में छूट मिल रही है। आखिर ये इतने सम्मान, मतलब इतने विशेषाधिकार प्राप्त क्यों है? उस समय आपके कानून की सही विवेचना होगी। मनुस्मृति को कभी किसी राजा ने लागू नहीं किया, लेकिन फिर भी उसके प्रति घृणा है, सिर्फ कुछ एक श्लोक की वजह से। उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो श्लोक मनु महाराज ने लिखे थे या नहीं लिखे थे। हजारों साल पहले लिखी हुई किताब का इतना ज्यादा हाइप बना रखा है, और आज वर्तमान में जो अन्याय हो रहा है उसकी तरफ नजर न जाए, उसके लिए सारा प्रोपोगेंडा है। खैर चलिए, मैं यहाँ पर बात करता हूँ एज ए वकील कि अगर SC ST एक्ट की एफआई हो तो सबसे पहले क्या करें। देखिए, सबसे पहले तो आपको करना यह है कि डरना नहीं है। पैनिक, डर हमेशा गलती कराता है। ठीक है यार, हो गया तो हो गया। हम ईश्वर के भरोसे भी कभी कभी रह सकते हैं कि ठीक है भाई, ईश्वर ने हमारे जीवन में कुछ लिखा था, ठीक है। कई बार क्या होता है कि भय लगता है, मुझे भी लगता है, मुझे ये वीडियो बनाते हुए डर लग रहा है, तो भाई पता चले कि कोई मुझ पे ही कर दे। लेकिन ईश्वर पर भरोसा है, देखा जाएगा। कई बार लोग एफआईआर सुनकर कंप्लेंट को कंप्रोमाइज करने की कोशिश करते हैं। उसमें क्या है कि उनको और बूस्टअप मिल जाता है कि आ गए, दवा में आ गए, प्रेशर में आ गए, अब पता चल रहा तुमको है। तो वो चीज जो है ना, उनके आत्मविश्वास को और बढ़ा देती है कि आप डर गए। आपको सिंपली क्या करना, देखिए कानून जब बनाया गया था तो ये क्रिएट किया गया था कि ये दबे कुचले सोचे से लोग हैं, इनको एक ढाल चाहिए। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कोई भी कानून जो एक तरफा बना होता है, उसका मिसयूज होना ही होना है।
कानून जिसके भी पक्ष में खड़ा हो जाएगा वो ताकतवर है, और जिसके खिलाफ खड़ा हो गया वो कमजोर है। ये एक बेसिक परिभाषा हमारे कानून बनाने वालों की समझ में ना कभी आई और ना आने वाली। उनको दिख रहा था उस समय भी वोट बैंक, और आज भी वोट बैंक दिख रहा है। भारत का नागरिक उनको ना तब नजर आता था ना आज नजर आता। हाँ, वो नजर कब आता है? जब उनको जरूरत होती है कि हम कुछ दिखा सकें, भारत के नागरिक ही है वो है। तो सबसे पहले तो आप एफआईआर का नंबर लीजिएगा, कौन सा सेक्शन लगा हुआ है, घटना की तारीख और समय, और एलिगेशंस क्या है। ये चीजें आपका अधिकार है, मौलिक अधिकार है। आपकी एफआईआर की कॉपी में सब लिखा होगा। इसके बाद आप खुद एनालिसिस कीजिएगा, क्या उन उन समय पर आपके साथ ऐसा कुछ घटित हुआ था, तो उस समय आपके साथ में कौन था या कौन नहीं था, वो व्यक्ति था या नहीं था। देखिए, आज के समय में जब भी कुछ ऐसी घटनाएं होती है तो कोई ना कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करता है, या कोई व्हाट्सएप चैट होती है, कुछ ना कुछ तो आपको विटनेस मिलेगा ही मिलेगा। ये प्राकृतिक नियम है, जिसको हम कहते हैं नैसर्गिक नियम, कि हर अपराध जो भी कभी किसी के भी साथ होता है उसके कोई ना कोई साक्ष्य होंगे ही होंगे। सीसीटीवी हो सकता है, या कोई वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा। और नहीं तो मेरी सलाह तो ये है कि जब भी कभी इस तरह के लोग आपके आसपास हो, तो आप उनसे हमेशा वीडियो रिकॉर्डिंग में ही बात करें। पैनिक वाली जो चीज है ना, वो सबसे ज्यादा, मैं देखो दोबारा लिख रहा हूँ, हो सकता है मैंने कहीं और भी लिखा हो इस चीज को। टाइमलाइन, जो जब एफआईआर लिखी जाती है ना, तो उसमें पूरा क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है कि पहले मैंने ये कहा, फिर उसने ये कहा, फिर उसने ये कहा, फिर मैंने ये कहा। पूरी चीज आप उसको पढ़िए, और अपनी मेमोरी पर जोर डालिएगा कि क्या घटनाक्रम ऐसा ही था। अगर घटनाक्रम ऐसा नहीं था, तो जो सही घटनाक्रम है उसको आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी जो आपके दिमाग में आ रहा है वो हो सकता है आप भूल जाएं, या जो घटनाक्रम आपके उसमें एफआईआर में लिखा हुआ, आप उससे इन्फ्लुएंस होकर के अपने घटनाक्रम को भूल जाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले आप एक अच्छे क्रिमिनल लॉयर से मिलिए। कोशिश करिएगा कि वो क्रिमिनल लॉयर आपका शुभचिंतक हो, ठीक है ना, जिसको उसको आप अपनी सारी बातें बताइएगा, ऐसे ऐसे ये हुआ था। और कोशिश, देखिए मैं जहां तक मानता हूं कि यदि आप सामान्य वर्ग में आते हैं, तो पहली तो कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए कि इन वर्गों से उचित दूरी रखिएगा। अगर आप दूरी रखेंगे तो वाद विवाद भी नहीं होगा, वाद विवाद नहीं होगा तो कोई अपशब्द निकलेंगे भी नहीं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये आपसे अगर उलझने आ गए तो आप कब तक बचेंगे। प्रॉब्लम यहां से शुरू प्रॉब्लम ये शुरू होती है कि जब ये आपके सामने खड़े होकर के आपके ऊपर आरोप पे आरोप लगाएंगे, तो आप कब तक बचेंगे। प्रॉब्लम इस चीज से है, ठीक है। अब पुलिस खुद से पुलिस स्टेटमेंट में फालतू की बातें मत बोले। मान के चलो कई बार पुलिस वाले होते हैं आपके ऊपर थोड़ा इमोशनल प्रेशर दबाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो, देखिए, कहीं ना कहीं सब मिले तो हैं। भरोसा आप किसी पे नहीं कर सकते, वकील और जज पे भी मत करिएगा। आप अपना विवेक ओपन रखिएगा। कंप्लेंट को धमकी या प्रेशर दो, बिल्कुल नहीं। जिसने कंप्लेंट की है, आप ना तो उससे बात करिए, ना उसके आगे रोइए गिड़गिड़ाइए। उसने अपना काम कर दिया, अब वो चाहकर भी अपनी कंप्लेंट को वापस नहीं ले सकता। और अगर उसने ली है कंप्लेंट, तो तो ये सारा जो केस है ना और उल्टा हो जाएगा। इसमें आएगा कि आपने ही डरा धमका कर कंप्लेंट को वापस लिया, यानी कि एक ऑफेंस खत्म नहीं हुआ, दूसरा चालू। अब सवाल ये उठता है कि देखिए, मुकदमा जब आपका शुरू होगा वो कोर्ट का ट्रायल है। मैं आपको वो बता रहा हूँ, इन घटनाओं के होने पर सबसे पहले आपको क्या करना। सबसे पहले तो आपको ईश्वर पे आस्था रखनी है और डरना नहीं है। हो सके तो भगवत गीता का पाठ करिएगा, ईश्वर सब बढ़िया करेगा। क्योंकि इस स्थिति में आकर के मैं आपको ये विश्वास तो नहीं दिला सकता हूँ कि आपके साथ में न्याय हो, लेकिन अगर आपका ईश्वर में विश्वास है तो आपके साथ वो अन्याय नहीं होने देंगे। इस देश के कानून के बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ। पहले नियम सेक्शन 18 के अंतर्गत एंटी सेपरेटरी बेल पर रोक थी, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जब बहुत सारे फॉल्स केसेस आए, तो उन्होंने ही इस चीज को कहा कि भाई केस को देखो और समझो कि ये अ, ऐसा तो नहीं है कि उकसावे वाला केस हो, कि कोई गाली दे रहा और देते देते सुनने वाले की क्षमता जवाब दे गई हो, फिर हुआ है। तो इन चीजों को लेकर के, अब देखिए,
एक होता है वास्तविक, कि हद हो गई है, अति हो गई है, और लोगों ने अपना क्रांति का रास्ता चुन लिया। उस केस में हो सकता है आपको बेल ना मिले, क्योंकि वो मामला ये होता है कि आपने कोई ना कोई हमला कर दिया, उसका सर फोड़ दिया है, जो भी कुछ किया, वो एक अलग। लेकिन नॉर्मल केस ये होता है कि सबको पता है कि कई इसमें जिन वर्ग के पास ये हथियार है उनको तुरंत पैसे मिल जाते हैं, उनको तुरंत कानूनी सहायता, उनका कुछ बिगड़ता नहीं है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि अगर वो झूठ भी बोल रहे हैं तो उनका कुछ नहीं बिगड़ता। जिस दिन ये बिगड़ने वाली चीज आएगी तो 90% केस, झूठे केस अपने आप खत्म हो जाए, फिर वही केस होंगे जो वास्तविक है। क्योंकि अभी तो किसी उस व्यक्ति का कुछ बिगड़ नहीं रहा, और ये ईश्वरीय न्याय है कि जो व्यक्ति पाप करता है, ईश्वर उसको और सह देते हैं कि तुम और पाप करो, क्योंकि पाप का घड़ा आज नहीं तो कल भरना ही है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि अ, अगर सिर्फ कास्ट एब्यूज लिखा है, या आप एफआईआर आपके पास होगी, तो उसमें पब्लिक व्यू नहीं था, कास्ट इंटेंट नहीं था। आप जैसे उनकी कार से टकराई, तो कार के ऊपर थोड़ी नहीं लिखा था कि मैं ये हूं और मैं वो हूँ। भाई हो गई हो गई, और कई बार तो ऐसा होता है दोनों ही एक ही जैसे होते, तो वो अपना सर्टिफिकेट दिखाता है, वो अपना दिखाता है, बोले मामला खत्म। मतलब वहां कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामान्य वर्ग के व्यक्ति ने बोल दिया तो अपमान हो गया। प्राइवेट लैंड डिस्प्यूट था, भाई मेरी प्रॉपर्टी पे तुम कब्जा कर रहे थे, तुम्हारे लठ लेके मैंने तुमको तोड़ दिया, उसमें भी केस होगा। लेकिन अब तो वो मजिस्ट्रेट ये देखेगा कि भाई ये तो लैंड विवाद है, इसमें तो गाली गलौज होगा ही होगा। फिर एक उकसा रहा है, उसका वीडियो है, उकसाते उकसाते हद हो गई तो सामने वाले ने भी कुछ बोल दिया। अब तुम अगर किसी की जाति सूचक शब्द अपमानित तरीके से बोल रहे हो, अब उसके पास वो हथियार नहीं है, तो उसने बदले में वही हथियार यूज किया जो उसके पास था। उसने भी आपको आपकी जाति सूचक शब्द से बोल दिया, आप जाके एफआईआर कराए। तो वो सारी चीजें पुलिस भले ही ना देखे, लेकिन मजिस्ट्रेट को तो देखना पड़ता है। इनफैक्ट मजिस्ट्रेट को वकील दिखा देता है ये। अब क्या होता है कि मामला है कि मेरा मूल उद्देश्य ये है कि मैं आपको फॉल्स ST SC केस से बचाऊं। देखिए, अगर आपने अपराध किया है तो अपराध का दंड भुगतना ही चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने अपराध किया है चवन्नी भर का और आपको दंड मिले 25 रुपए का। दंड और अपराध जो है वो न्याय संगत होना चाहिए। मतलब अगर आपने अपराध किया है, भूल है जैसे भी है, तो उसका दंड न्याय संगत हो। ये नहीं हो कि आपने किसी की उंगली काट कर बदले में आपकी गर्दन काट दी जाए, ये न्याय नहीं है। ये एक अपने आप में अन्याय है। तो फॉल्स SC ST केस जब भी होता है, तो उसमें सबसे पहले धमकी दी जाती है, पुलिस बुलाती है। पुलिस क्या बुलाती है, पुलिस एक्चुअली कहीं ना कहीं उनसे मिली हुई होती है, पैसे वैसे जा चुके होते हैं। तो पुलिस बुलाए तो कभी अकेले मत जाइए। अकेले हो सकता है आपको कानून की जानकारी नहीं है, आप दबाव में आ जाए, तो अपने एडवोकेट के साथ जाइए, तमीज से बात करिए। और देखिए, जब भी कुछ घटना होती है तो आप उस दिन कहाँ थे, क्या कर रहे थे, सारी कहीं ना कहीं गतिविधि आपके पास होती ही है। तो अगर आप किसी विशेष कार से गए थे, हॉस्पिटल में थे या कहीं बाहर थे, तो उसके एविडेंस लेकर के जाइएगा, और एक फोटो कॉपी अपने पास अलग से रखिएगा। झूठ मत बोलिएगा, सच बोलिएगा, क्योंकि सच आपको याद नहीं रखना पड़ेगा। डरिए मत, मैं फिर कह रहा हूँ। फोन में अगर कोई एविडेंस है जैसे बातचीत करने का है, तो उसको डिलीट मत करिए, बल्कि उसको 2-3 जगह सर्कुलेट कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात है, जिसने कंप्लेंट की है, आप उससे बिल्कुल कांटेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि उसकी नीयत में क्या है पता नहीं है, और वो आपके ऊपर क्या और करे उसका भी कुछ पता नहीं है। तो फॉल्स ST SC केस से ऐसे आप बचेंगे। बचेंगे क्या मतलब, ये ना कि आप अपने आप को अगर भयमुक्त रख पाए तो आप चीजें कर लेंगे। ये प्रोटेक्शन लॉ था। लेकिन कुछ केसेस में, या कुछ ज्यादा ही केसेस में, ये इतने ज्यादा झूठे केस आए कि कोर्ट को खुद कई बार संज्ञान लेना पड़ा कि भाई इस चीज को रोको। अब सोचिए, ममता मिश्रा ने एक पेरेंट्स को ये बोल दिया, सट अप, आप बाहर जाइए, सट अप। अब ये सट अप शब्द जो है उनके लिए SC ST एक्ट की फांस बन गया। कैसे उन्होंने चीजें जोड़ जोड़ के एक स्कूल खोला होगा, स्कूल में बच्चे पढ़ा रहे होंगे, बहुत से फ्री बच्चे पढ़ रहे होंगे, उनकी कोई कीमत नहीं है, उनके योगदान की कोई कीमत नहीं है।
लेकिन आपने एक ऐसे व्यक्ति का अपमान कर दिया जिसका सम्मान भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति से भी बड़ा है। दंड तो मिलेगा। ईश्वरीय न्याय के आगे तो देखें क्या होता है, लेकिन अभी फिलहाल में जो ये भारत की न्याय व्यवस्था है, इसमें आपका सहारा केवल ईश्वर है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए।